हेलो हाय दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए आधुनिक काल का देवादी युग लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल में भारतेंदु युग भी की वीडियो डाल रखी है, उसे भी आप जाकर देख सकते हो। जो देवेदी युग है वो संवत 1950 से 1975 तक है। ठीक है। जो ये द्विवेदी युग है, ये हम इसे द्विवेदी युग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा था। ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार इससे सुन लोगे तभी आपके क्या होगा, याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा चरण द्विवेदी युग कहलाता है। इसका समयावधि संवत 1950 से 1975 तक माना जाता है। भारतेंदु युग के समाप्त होते ही हिंदी साहित्य ने फिर करवट ली। उसकी वह बाल सुलभ चंचलता और विमोहकता धीरे धीरे लुप्त होने लगी। उसका स्थान अनुशासन तथा तत्व चिंतन लेने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन बर स्वीकार करते ही हिंदी साहित्य को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण घटना है खड़ी बोली में पद रचना का सफलतापूर्वक प्रयोग। भारतेंदु युग में गद्य तो खड़ी बोली में रचा गया, किंतु पद ब्रजभाषा में ही रचा जाता था रहा। द्विवेदी युग में आकर अधिकांश कवियों ने खड़ी बोली में ही पद्य रचना आरंभ की। हिंदी कविता आदर्शवादी, राष्ट्रीय और सुधारवादी प्रवृत्तियों को इस युग में आकर अधिक बल मिला। भारतेंदु युग में जो देश प्रेम, जन्मभूमि के प्रति प्रेम, निज भाषा के प्रति प्रेम, भारत के अतीत का गौरवगान, जनसाधारण के प्रति सहानुभूति, स्त्री शिक्षा आदि विषयों पर कविताएं लिखी गई। उन्हें स्वच्छ रूप इस युग में ही मिलना शुरू हुआ। इस युग में निश्चय ही स्वच्छ संयंत्र राष्ट्रीयता को विकास एवं पोषण मिला। द्विवेदी युग के काव्य का अध्ययन करने पर हमें इस युग के काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना। द्विवेदी युग के काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है उसका खड़ी बोली में रचा जाना और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करना। ब्रज भाषा में समर्थकों ने खड़ी बोली पर यह आरोप लगाया कि इस भाषा में अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा सकती। जब मैथिली, शरण और गुप्त और त्रिपाठी की रचनाएं जब लोकप्रिय होने लगी तो साहित्यकारों को विश्वास हो गया कि खड़ी बोली का भविष्य उज्जवल है। खड़ी बोली पर दूसरा आरोप यह लगा कि इसमें कोमल कांत पदावली भावनाओं का अभाव है। इसका उत्तर गोपाल शरण सिंह ने माधुर्य और कोमल कांत पदावली में काव्य रच कर दिया। माधुर्य और कोमल कांत। खड़ी बोली पर तीसरा आरोप यह लगा कि इसमें महाकाव्य, संगीत काव्य, महाकाव्य, संगीत काव्य तथा अन्य काव्य रूप सफलतापूर्वक नहीं लिखे जा सकते। इसका उत्तर इन्होंने सुंदर गीत लिखकर संगीत काव्य वाली शर्त पूरी कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी विशेषता है राष्ट्रीय भावना। द्विवेदी युग राष्ट्रीय जागरण का युग है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता आंदोलन जनसाधारण को प्रभावित कर रहा था। कुछ हिंदुओं ने इस युग में अपने अतीत के गौरव की भावना को उत्पन्न होने और अपने वर्तमान और भविष्य का सुधारने के भाव की चिंता और जागृत उत्पन्न होने को सांप्रदायिक दृष्टि से देखा, किंतु वे यह भूलते रहे कि महात्मा गांधी ने धर्म निरपेक्ष स्वतंत्रता संग्राम चलाया था। उसमें हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाई सभी एकजुट होकर भारत माता के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। एक बार फिर से मेरे पीछे रिपीट करो। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। धार्मिकता, उदात्त नैतिकता। द्विवेदी युग का काव्य धार्मिकता तथा उदात्त नैतिकता से व्याप्त है। स्वयं द्विवेदी जी ने अनेक भक्ति रसप्रोत रचनाएं लिखी। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार।
जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समाज सुधार की भावना, रूढ़ियों का विरोध। ठीक है, द्विवेदी युग में आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अत्यंत तीव्र और प्रखर हो गया था। द्विवेदी युग भी इस से प्रभावित हुए बिना नहीं रह इस युग के काव्य में हमें अछूतों, किसानों, श्रमिकों, विधवा, अशिक्षित नारियों तथा भिक्षुकों आदि की कई संपूर्ण चित्र अंकित किए गए हैं। निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं भिक्षुक और विधवा भी इस युग में ही लिखी गई थी। इस युग का कवि सामाजिक शोषण को सहन न कर सका। नीति और आदर्श, द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इस युग का कवि गुप्त जी की इन पंक्तियों पर पूरा अमल करता है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इतिवृत्तात्मकता। आदर्शवाद की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया। यह शैली पौराणिक एवं ऐतिहासिक आंकड़ों के लिए अत्यंत उपयुक्त थी, किंतु इससे काव्य में नीरसता और शुष्कता आ गई तथा अनुभूति की गहराई का समावेश न हो सका। प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक वर्णन की दृष्टि से द्विवेदी युग का काव्य अत्यंत समृद्ध है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण आदि कवियों ने प्रकृति की सुषमा का अत्यंत चारु भाषा में चित्रण किया है। हास्य व्यंग, 8th पॉइंट है हमारा। द्विवेदी युग की कविता में भी हास्य व्यंग देखने को मिलता है, किंतु उसमें भारतेंदु युग जैसा चुलबुलापन नहीं है। द्विवेदी जी ने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण इस युग की कविता में हास्य व्यंग्य आदि हैं। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी बनाना इसलिए, कि दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी बनाना इसलिए। उपरोक्त अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि द्विवेदी युग में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलनों का तीव्रतम मूर्खन हुआ है। इस युग के काव्य में नवीन जीवन बोध के प्रति आकर्षण भी व्यक्त हुआ है। साथ ही इस युग के कवियों ने काव्य शरीर अर्थात भाषा का भी नूतन प्रकर्ष किया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और कौन कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।